कहानी की शुरुआत साल 2075 से होती है, जब पूरी दुनिया का जल स्तर लगातार गिर रहा होता है और धरती पर मौजूद जल संसाधन धीरे धीरे सूखने लगते हैं। पानी की तलाश में इंसानों ने अपनी नजर अंतरिक्ष की ओर मोड़ दी। आखिरकार उन्हें चांद पर एक रहस्यमयी तरल पदार्थ मिला, लेकिन चांद का यह पानी साधारण पानी से बिल्कुल अलग था। जैसे ही यह आग के संपर्क में आता, यह अनंत मात्रा में बढ़ने लगता था। इंसानों को इस चंद्र जल के अनुकूल बनाने के लिए साइंटिस्ट्स ने चांद पर स्थित बोहाई बेस में एक गुप्त प्रयोग शुरू किया, लेकिन एक अप्रत्याशित हादसे ने पूरे बोहाई बेस को तबाह कर दिया। वहां मौजूद सभी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की मौत हो गई। प्रयोग की असफलता के 5 साल बाद सरकार ने जल संसाधनों को नियंत्रित करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर लेवल सिस्टम लागू कर दिया। अब हर व्यक्ति को उसके लेवल के अनुसार शुद्ध पानी दिया जाता था, जिसका लेवल जितना ऊंचा होता उसे उतना ही अधिक प्यूरिफाइड वाटर मिलता था। इस व्यवस्था से आम लोग बेहद नाराज थे। उनका मानना था कि पानी सभी लोगों में बराबर बांटा जाना चाहिए। इसी बीच एविएशन ब्यूरो के चीफ जिन पूर्व एस्ट्रोफिजिसिस्ट शियाओसोंग से मिलने पहुंचे, लेकिन अब शियाओसोंग एक एनिमल बिहेवियर एक्सपर्ट बन चुका था। चीफ जिन इस बार उसे एक स्पेशल मिशन में शामिल होने का निमंत्रण देने आए थे। शुरुआत में शियाओसोंग इस प्रस्ताव को ठुकराना चाहता था, लेकिन जैसे ही चीफ जिन ने बोहाई बेस का जिक्र किया, उसकी दिलचस्पी अचानक बढ़ गई। दरअसल 5 साल पहले हुए उसी हादसे में शियाओसोंग की बहन, जो बोहाई बेस की चीफ साइंटिस्ट थी, अपनी जान गंवा चुकी थी। इस मिशन का नेतृत्व कैप्टन हान कर रहे थे, जबकि सैंपल्स से जुड़े सभी कामों की जिम्मेदारी शियाओसोंग को सौंपी गई। टीम का लक्ष्य था कि बोहाई बेस हमेशा के लिए बंद होने से पहले वहां बचे हुए सैंपल्स को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाए। चांद पर उतरने के बाद उनके पास केवल 24 घंटे का समय होगा। इन सैंपल्स को हर समय लो टेम्परेचर में रखना अनिवार्य था और इस पूरे ऑपरेशन में जरा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। मीटिंग खत्म होते ही पूरी टीम बिना देर किए लॉन्च साइट पर पहुंच गई, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि एविएशन ब्यूरो द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया को पायलट बाकी टीम के 5 मिनट बाद रवाना हुआ। कुछ ही देर में स्पेसशिप चांद की कक्षा में पहुंच गया, लेकिन वहां हो रही रहस्यमयी बारिश की वजह से उनका संपर्क एविएशन ब्यूरो से पूरी तरह टूट गया। अगले 2 घंटे तक कम्युनिकेशन बहाल होने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए टीम के पास कम्युनिकेशन वापस आने तक इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन तभी स्पेसशिप के बाहर अचानक जोरदार कंपन शुरू हो गया। इस झटके से लैंडिंग गियर बुरी तरह अस्थिर हो गया। कम्युनिकेशन बहाल होने में अभी भी 20 मिनट बाकी थे, लेकिन अगर उन्होंने और इंतजार किया तो लैंडिंग गियर का इंजन कभी भी फट सकता था। हालात की गंभीरता को देखते हुए कैप्टन हान ने बड़ा फैसला लिया और लैंडिंग गियर को समय से पहले ही रॉकेट से अलग कर दिया। लैंडिंग गियर सीधे जाकर चट्टान के किनारे पर अटक गया और किसी भी पल गहरी खाई में गिर सकता था। तभी ऊपर से एक भारी बॉक्स अचानक नीचे आ गिरा। उसके टकराते ही स्पेसशिप का शीशा टूट गया और शियाओसोंग संतुलन खोकर नीचे गिरने लगा। सौभाग्य से कैप्टन हान ने समय रहते उसे पकड़ लिया और उसकी जान बचा ली, लेकिन इस हादसे में उनका सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह नष्ट हो गया। अब उनका एविएशन ब्यूरो से हर तरह का संपर्क टूट चुका था। अब इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें केवल अपने दम पर आगे बढ़ना था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि बोहाई बेस अभी भी उनसे पूरे 7 किलोमीटर दूर था। ऐसे में सिर्फ 24 घंटे के भीतर मिशन पूरा करना बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा था। उधर लैंडिंग गियर भी गहरी खाई में जा गिरा। कैप्टन हान, जो इस पूरी टीम में अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बोहाई बेस का पूरा रास्ता और नक्शा पता था, लैंडिंग के दौरान उनकी पसलियां भी टूट गई थीं। सांस लेने में तकलीफ की वजह से उनकी पुरानी बीमारी भी फिर से उभर आई। मिशन को समय पर पूरा करने के लिए टीम के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। भारी मन से उन्हें कैप्टन हान को वहीं छोड़ना पड़ा और बाकी सभी सदस्य पूरी ताकत से बोहाई बेस की ओर दौड़ पड़े। आखिरकार ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म होने से ठीक आखिरी सेकंड पहले वे बोहाई बेस पहुंच गए। अंदर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने लाइफ सपोर्ट सिस्टम की बिजली बहाल की और फिर पूरे बेस का एनवायरनमेंट बदलकर उसे अर्थ ग्रेविटी पर सेट कर दिया। लेकिन वहां से निकलने से पहले उनकी नजर बेस के एक कर्मचारी की लाश पर पड़ी, जिसे देखकर पूरी टीम सन्न रह गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस लाश के शरीर पर एक चिपचिपा बुलबुला चिपका हुआ था। इसका मतलब साफ था कि उसकी मौत डूबने से हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस सूखे पड़े चंद्र बेस में इतना पानी आया कहां से जो किसी इंसान को डुबो सके। मिशन पर रवाना होने से पहले चीफ जिन ने बताया था कि इस बेस में रेडिएशन लीक हुआ था, लेकिन अब यहाँ सब कुछ पूरी तरह सामान्य दिखाई दे रहा था। शियाओसोंग ने सच्चाई जानने के लिए पहले लाश का पोस्टमार्टम करने का सुझाव दिया, लेकिन कैप्टन हान ने फैसला किया कि सबसे पहले सैंपल कैप्सूल ढूंढना जरूरी है। इसके बाद पूरी टीम कंट्रोल रूम पहुंची और दोबारा पावर सिस्टम चालू कर दिया। देखते ही देखते पूरा बोहाई बेस फिर से सक्रिय हो गया, लेकिन इसके बावजूद उनका एविएशन ब्यूरो से संपर्क स्थापित नहीं हो सका। अच्छी बात यह थी कि बेस का सर्वाइवल सिस्टम अभी भी पूरी तरह काम कर रहा था।
एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम चालू होते ही अंदर का वातावरण बिल्कुल पृथ्वी जैसा हो गया। इसलिए अब सभी लोग भारी स्पेस हेलमेट उतार सके और पहली बार राहत की सांस ली। तभी उन्हें बेस का ब्लूप्रिंट मिला। उसमें लाल रंग से चिन्हित जगहों पर केवल लेवल 1 क्लियरेंस वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन उन कमरों के बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि शायद बेस के सामान्य सदस्यों को भी नहीं पता था कि उन कमरों के अंदर क्या छिपा है। सबसे अजीब बात यह थी कि एविएशन ब्यूरो जिन इलाकों को कंटेमिनेशन जोन बता रहा था, वे सभी लेवल 1 रिस्ट्रिक्टेड एरिया ही निकले। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा था? समय कम होने की वजह से कैप्टन हान ने पूरी टीम को अलग अलग होकर तलाश करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जैसे ही किसी को सैंपल कैप्सूल मिले, वह तुरंत उसका टेम्परेचर रेगुलेटर चेक करे। अगर रेगुलेटर पर रेड लाइट जल रही हो तो उसे किसी भी हालत में छूना नहीं है और तुरंत डॉ सॉन्ग को बुलाना है। इसी दौरान शियाओसोंग को पता चला कि मिशन शुरू होने से पहले बेस के हर सदस्य के शरीर में एक पहचान वाला चिप लगाया गया था। वह सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम की मदद से अपनी बहन की लोकेशन पता करना चाहता था, लेकिन लंबे समय से सिस्टम बंद होने की वजह से चिप रिकॉग्निशन फंक्शन पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका था। मजबूर होकर पूरी टीम अलग अलग दिशाओं में सैंपल कैप्सूल की तलाश में निकल पड़ी। खोजबीन के दौरान शियाओसोंग को एक रहस्यमयी सुरंग दिखाई दी और उसी समय उसे कैप्टन हुआंग की कही हुई बातें याद आने लगीं। दूसरी ओर कैप्टन हान और बाकी सदस्य एक बंद वेयरहाउस का दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां बेस के कई सदस्यों की लाशें पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले उन्होंने बाहर निकलने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया था। एयरफोर्स की रिपोर्ट के अनुसार एरिया बंद होने से पहले ही सभी लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन घटनास्थल कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। साफ दिखाई दे रहा था कि उन लोगों को जिंदा अंदर बंद कर दिया गया था और उनकी मौत भी डूबने से हुई थी। अब यह रहस्य और भी गहरा हो चुका था। कुछ देर बाद दोनों टीमें एक साथ वेयरहाउस नंबर 1 और वेयरहाउस नंबर 2 का दरवाजा खोलती हैं, लेकिन वहां पहले से किसी के खोजबीन करने के निशान मौजूद थे। उन्हें एक भी पूरा सैंपल कैप्सूल नहीं मिला। इसी बीच शियाओसोंग जब वेयरहाउस नंबर 3 पहुंचा तो उसे अचानक किसी अज्ञात जीव का सिग्नल मिला। अब सवाल यह था कि क्या इस बेस में उनके अलावा भी कोई जिंदा मौजूद है? तभी लीची ने घबराकर शियाओसोंग को तुरंत कंट्रोल रूम बुलाया और कहा कि वह किसी तरह चिप की आइडेंटिटी रिकॉग्निशन फंक्शन दोबारा चालू करे। शियाओसोंग बिना समय गंवाए सेंट्रल कंट्रोल रूम की ओर निकल पड़ा। उसी समय सूचान ने गलती से सैंपल मैप पर पड़ी लाश को छू लिया। तभी लाश पर मौजूद पानी के बचे हुए सूक्ष्म कण उछलकर उसकी आंखों में चले गए। कुछ ही देर में उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी और फिर उसके कान से साफ पानी की एक बूंद बाहर निकल आई। उधर शियाओसोंग कंट्रोल रूम पहुंचा, लेकिन वेयरहाउस का दरवाजा अंदर से बंद था और उसके ऊपर ताजा खून के निशान दिखाई दे रहे थे। तभी टीम के बाकी सदस्यों ने उसे बताया कि लीची अचानक गायब हो गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब लीची की पहले से रची हुई साजिश थी। वह अकेले ही वेयरहाउस नंबर 3 में घुस गया। तभी उसका फ्लैशलाइट अचानक मेज के नीचे गिर गया। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए नीचे झुका, किसी अज्ञात जीव ने उसकी फ्लैशलाइट खींच ली। उसी समय कैप्टन हान को भी उस अज्ञात जीव का सिग्नल मिला, लेकिन लोकेशन पूरी तरह साफ नहीं थी। उन्होंने तुरंत शियाओसोंग को आदेश दिया कि पहले लीची को ढूंढो। शियाओसोंग तुरंत वापस वेयरहाउस नंबर 3 की ओर दौड़ा। उधर लीची को आखिरकार एक बिल्कुल सही हालत में सैंपल कैप्सूल मिल गया था, लेकिन जैसे ही शियाओसोंग वहां पहुंचा, उसके सामने एक खौफनाक दृश्य घटा। अज्ञात जीव ने अचानक लीची पर हमला कर दिया और उसे वहीं बेरहमी से मार डाला। बाद में डॉ होंग ने उसकी लाश की जांच की तो पता चला कि उसके पूरे शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी थीं। घटनास्थल देखकर साफ था कि इतनी गंभीर चोटें सिर्फ छत से गिरने पर नहीं लग सकती थीं। बिना किसी को बताए टीम से अलग हो जाने की वजह से शियाओसोंग पर भी शक होने लगा। लीची की अचानक हुई मौत से उसके साथी भी हैरान रह गए। सच्चाई जानने के लिए कैप्टन हान ने शियाओसोंग के रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग चेक की। रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दिया कि एक रहस्यमयी परछाई लीची के हाथ से सैंपल कैप्सूल छीन कर ले गई। अब पूरा मामला पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी बन चुका था। तभी उनकी नजर अलमारी के पीछे बने एक वेंटिलेशन डक्ट पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि वह रहस्यमयी जीव इसी वेंटिलेशन डक्ट से भागा था और सैंपल कैप्सूल भी वही अपने साथ ले गया। इससे एक बात तो साफ हो गई कि वह जीव सोचने समझने की क्षमता रखता था और बहुत संभव था कि वह कोई इंसान ही हो। लेकिन अगर ऐसा था तो उसने शियाओसोंग पर हमला क्यों नहीं किया? लगातार साथियों की मौत से पूरी टीम के अंदर डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी सभी की नजर सूचान पर पड़ी, जो एक जगह चुपचाप बैठा था। उसका शरीर लगातार कांप रहा था। जब टीम उसके पास पहुंची तो उनके सामने बेहद डरावना नजारा था। सूचान के मुंह से अचानक बड़ी मात्रा में पानी बाहर निकलने लगा। खबर मिलते ही कैप्टन हान और बाकी सदस्य तुरंत वहां पहुंच गए।
डॉ होंग ने सभी को तुरंत प्रोटेक्टिव सूट पहनने और सूचान को बचाने की कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पूरे शरीर में पानी फैल चुका था। उसके सभी अंदरूनी अंग पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। यहाँ तक कि जब उसका खून निकाला गया तो वह भी खून नहीं बल्कि साफ पानी बन चुका था। लगातार 3 साथियों की मौत ने पूरी टीम को अंदर तक हिला दिया। कैप्टन हान ने किसी तरह सभी का हौसला बढ़ाया और साथ ही नई जिम्मेदारियां भी बांट दी। डॉ होंग और उनकी टीम को लाशों का पोस्टमार्टम करके मौत की असली वजह पता लगाने का काम सौंपा गया, जबकि कैप्टन हान कुछ सदस्यों के साथ उस रहस्यमयी जीव का पीछा करने निकल पड़े। वेंटिलेशन डक्ट के अंदर आगे बढ़ते हुए उन्हें दीवारों पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उनका रास्ता एक भारी सिक्योरिटी गेट ने रोक दिया। वह गेट केवल लेवल 1 क्लियरेंस वाले सदस्य ही खोल सकते थे। उसके पीछे क्या छिपा था यह किसी को नहीं पता था। मजबूर होकर सभी वापस कंट्रोल रूम लौट आए। दूसरी तरफ सूचान ने बेस के कर्मचारियों के बॉडी सैंपल्स की तुलना की। जांच में पता चला कि उसकी मौत का तरीका भी बिल्कुल उन्हीं लोगों जैसा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी भी शरीर में इन्फेक्शन का एक भी निशान नहीं मिला। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इतना पानी आया कहां से। तभी डॉ होंग ने सूचान के शरीर से निकाले गए तरल पदार्थ की जांच की। उसमें 2 अलग-अलग कंपोनेंट्स मिले, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पाया कि वह आखिर क्या थे। उधर इंजीनियर्स पूरे बेस के सिस्टम की जांच कर रहे थे। उन्हें पता चला कि पृथ्वी से संपर्क टूटने की वजह कम्युनिकेशन टावर के डेटा प्रोसेसर की खराबी थी। उसे ठीक करने के लिए किसी को बेस के बाहर जाकर नया उपकरण लगाना पड़ेगा, लेकिन समस्या यह थी कि बेस की एलिवेटर पहले से ही खराब थी। इतना बड़ा जोखिम उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आखिरकार कैप्टन हान ने खुद बाहर जाने का फैसला किया। रवाना होने से पहले शियाओसोंग ने कैप्टन हान से कहा कि उसे लगता है वह रहस्यमयी जीव उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने ली ची पर हमला इसलिए किया क्योंकि उसने उसकी सीमा में घुसने की कोशिश की थी। साथ ही वह वेंटिलेशन डक्ट का इस्तेमाल करके हर बार उनसे पहले अपनी जगह बदल लेता था। इसका मतलब साफ था कि उसे बेस का हर रास्ता अच्छी तरह पता था। बहुत संभव था कि वह बोहाई बेस का कोई ऐसा सदस्य हो जो पिछले 5 सालों से यहीं जिंदा रह रहा हो, क्योंकि अगर उसने यहाँ मौजूद सप्लाईज का सही इस्तेमाल किया हो तो उसका इतने साल तक बचना असंभव नहीं था। लेकिन कैप्टन हान ने इस अनुमान को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद वह 2 अन्य साथियों के साथ एलिवेटर के पास पहुंचे। नीचे फैली अंधेरी बोहाई कैनियन को देखकर उन्हें पृथ्वी पर मौजूद अपनी बेटी की याद आ गई। उनकी बेटी एक खतरनाक वायरस से संक्रमित थी और सामान्य होने के लिए उसे उच्च स्तर का शुद्ध पानी पीना जरूरी था। यही वजह थी कि कैप्टन हान ने इस जानलेवा मिशन में हिस्सा लिया था। मिशन को हर हाल में पूरा करने के लिए उन्हें लगभग 100 मीटर ऊंचाई से रस्सी के सहारे नीचे उतरना पड़ा, लेकिन उतरते समय अचानक खराब पड़ी एलिवेटर अपने आप चालू हो गई और तेज रफ्तार से ऊपर की ओर बढ़ने लगी। सौभाग्य से कैप्टन हान ने समय रहते तेजी से आती एलिवेटर से खुद को बचा लिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। कुछ ही सेकंड बाद पूरी एलिवेटर ऊपर से टूटकर नीचे गिर गई। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन ठीक उसी पल कैप्टन हान रस्सी के सहारे लटक गए और बाल बाल बच निकले। हालांकि इस दौरान उनका काफी ऑक्सीजन खर्च हो चुका था। किसी तरह वह कम्युनिकेशन स्टेशन तक पहुंच गए, लेकिन अब उनके सूट में ऑक्सीजन बेहद कम बची थी। टीम के सदस्यों ने उन्हें तुरंत वापस लौटकर ऑक्सीजन भरने की सलाह दी, लेकिन कैप्टन हान ने किसी की बात नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि पहले कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करना जरूरी है। आखिरकार उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर सिस्टम सफलतापूर्वक रिपेयर कर दिया, लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से वह बेहोश होकर गिर पड़े। सौभाग्य से उनके साथी समय पर वहां पहुंच गए और उन्हें मौत के मुंह से वापस खींच लाए, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक होने के बाद भी उनका पृथ्वी से संपर्क स्थापित नहीं हो सका। तभी उन्हें बेस के बाहर से एक रहस्यमयी सिग्नल मिला। सिग्नल की लोकेशन वही स्टोरेज रूम नंबर 3 थी जहां लीची की मौत हुई थी। पूरी टीम तुरंत वहां पहुंची। तलाशी लेने पर उन्हें लीची के पास एक पुराना कम्युनिकेशन डिवाइस मिला। तभी सच्चाई सामने आई कि लीची एक रहस्यमयी संगठन के लिए जासूसी कर रहा था। ये पुराना कम्युनिकेशन डिवाइस केवल RX ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती थी। कैप्टन हान ने तुरंत इंजीनियर को आदेश दिया कि इसी डिवाइस की मदद से डायरेक्टर चोई से संपर्क किया जाए। कई कोशिशों के बाद आखिरकार कम्युनिकेशन सफल हो गया। कैप्टन हान ने डायरेक्टर चोई को बताया कि ली ची एक स्पाई था और उसी के कहने पर मिशन से ठीक पहले को पायलट को बदला गया था। कैप्टन को शक था कि डायरेक्टर चोई का भी इस साजिश से कोई संबंध है, लेकिन डायरेक्टर ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें लीची की असली पहचान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद कैप्टन ने उन्हें बताया कि बेस के अंदर शायद कोई सर्वाइवर मौजूद है जिसने उन पर हमला किया। हैरानी की बात यह थी कि स्पाई की बात सुनकर डायरेक्टर चोई चौंक गए, लेकिन सर्वाइवर का नाम सुनकर उन्होंने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें पहले से ही इस बात का अंदाजा हो।
फिर भी उन्होंने यही कहा कि उन्हें बेस के अंदर की असली स्थिति की जानकारी नहीं है और वह किसी सर्वाइवर के होने पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने बार बार एक ही बात दोहराई कि सैंपल को पृथ्वी पर लाने से भी ज्यादा जरूरी है यह सुनिश्चित करना कि मून वाटर किसी भी हालत में लीक न हो। मिशन जल्दी पूरा करने के लिए डायरेक्टर ने कैप्टन हान को फुल एक्सेस कोड भेज दिया। दूसरी तरफ शियाओसोंग लगातार सैंपल का रहस्य समझने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसने बिना कुछ सोचे अपनी हथेली काट ली और अपने खून को सैंपल के साथ मिलाया। तभी उसकी आंखों के सामने एक चौंकाने वाला दृश्य हुआ। जैसे ही सैंपल खून के संपर्क में आया वह तेजी से बढ़ने लगा। तभी शियाओसोंग को समझ आया कि सू चान की मौत कैसे हुई थी। यह सैंपल तब तक लगातार बढ़ता रहता है जब तक उसके होस्ट की सांसें पूरी तरह बंद न हो जाएं। इसके बाद शियाओसोंग सीधे कंट्रोल रूम पहुंचा और कैप्टन हान से सवाल किया कि क्या उन्हें शुरू से ही मून वाटर का सच पता था। अब कैप्टन के पास सच्चाई छिपाने का कोई कारण नहीं बचा था। उन्होंने बताया कि कई साल पहले इंसानों ने चांद पर मून वाटर की खोज कर ली थी। सरकार को विश्वास था कि अगर इसे सुरक्षित पृथ्वी पर ले आया जाए तो पूरी मानव जाति को बचाया जा सकता है और इस मून वाटर की खोज सबसे पहले शियाओसोंग की बहन ने ही की थी। लेकिन एविएशन ब्यूरो ने मून वाटर का सबसे खतरनाक सच सबसे छिपा कर रखा। यह तरल पदार्थ अनंत मात्रा में बढ़ सकता था और यही वह असली कारण था जिसकी वजह से 5 साल पहले पूरा बोहाई बेस नष्ट हो गया था। अब इस रहस्य के बारे में और जानकारी पाने के लिए टीम लेवल 1 डेटाबेस में पहुंची। वहां उन्हें एक विशाल डेटाबेस मिला। तभी कैप्टन हान की नजर जमीन पर पड़े एक हरे रंग के कागज पर गई। उसके ठीक बगल में एक सीक्रेट डोर भी मौजूद था। दरवाजा खोलते ही उन्हें पता चला कि वही हरा कागज कई गुप्त जानकारियों से भरा हुआ था। तभी शियाओसोंग को याद आया कि 5 साल पहले उसकी बहन ने उसे एक रहस्यमयी ईमेल भेजा था जिसमें उसने केवल एक नाम लिखा था, लूना। कैप्टन हुआंग ने भी उसे बताया था कि लूना बोहाई बेस का सीक्रेट डेटाबेस है। पूरी टीम नीचे उतरी तो उनके सामने हैरान कर देने वाला नजारा था। वहां केवल विशाल हरे रंग की संरचना ही नहीं थी बल्कि एक सुरक्षित सैंपल भी रखा हुआ था। वहीं पास में टूटी हुई सैंपल बॉटल भी पड़ी थी। सिर्फ एक छोटी सी टूटी हुई बॉटल से निकले मून वाटर ने इतनी विशाल हरी संरचना को जन्म दे दिया था। अब सभी को समझ आ गया कि अगर इस सैंपल को सुरक्षित पृथ्वी पर ले जाकर मून वाटर को नियंत्रित कर लिया जाए तो शायद बर्बाद हो चुकी पृथ्वी को फिर से बचाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही टीम सैंपल कलेक्ट करने लगी, कैप्टन हान को बार बार ऐसा महसूस होने लगा कि कोई छिपकर उन पर नजर रख रहा है। तभी अचानक बिजली जैसी रफ्तार से एक रहस्यमयी छोटी लड़की उनके सामने दिखाई दी। किसी के कुछ समझने से पहले ही उसने टीम के एक सदस्य पर हमला किया और पल भर में उसका पूरा हाथ शरीर से अलग कर दिया। उसी दौरान टीम के एक सदस्य ने कांपते हुए फैट गन से उस रहस्यमयी लड़की पर गोली चला दी। गोली लगते ही मून वाटर का सैंपल टूट गया और वह छोटी लड़की भी मौका पाकर वहां से भाग निकली। सभी जानते थे कि टूटा हुआ मून वाटर कुछ ही देर में अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगेगा, इसलिए पूरी टीम को बाकी सैंपल लेकर तुरंत वहां से निकलना पड़ा। इस भगदड़ में एक सदस्य की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। तभी शियाओसोंग ने एनिमल बिहेवियर की अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के व्यवहार का विश्लेषण किया। उसे एहसास हुआ कि वह किसी पर हमला करने नहीं बल्कि मून वाटर की रक्षा करने आई थी। कैप्टन हान ने तुरंत डायरेक्टर चोई से दोबारा संपर्क किया। जैसे ही डायरेक्टर ने देखा कि टीम मून वाटर तक पहुंच चुकी है, उन्होंने तुरंत सहायता भेजने का वादा किया। लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मदद पहुंचने से पहले हर हाल में मून वाटर को सुरक्षित रखना होगा, चाहे इसके लिए उस छोटी लड़की को मारना ही क्यों न पड़े। कैप्टन हान ने डायरेक्टर से उस लड़की की असली पहचान पूछी। उन्होंने कहा कि शायद वह बोहाई बेस की कोई सर्वाइवर है, लेकिन डायरेक्टर चोई ने टालते हुए जवाब दिया, अगर मैं तुम्हें सच बता भी दूं तो क्या बदल जाएगा। कम्युनिकेशन खत्म होने के बाद डायरेक्टर चोई के पास रखी एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें वह उसी छोटी लड़की के साथ खड़े होते हैं। अब यह साफ हो चुका था कि इस लड़की और डायरेक्टर के बीच कोई गहरा राज छिपा है। इसके बाद कैप्टन हान ने टीम को अलग अलग होकर उस लड़की को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन शियाओसोंग ने कहा कि वह पहले डेटाबेस में जाकर मून वाटर से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहता है ताकि इस पूरे रहस्य की सच्चाई सामने आ सके। आखिरकार कैप्टन ने डॉ होंग को उसके साथ भेज दिया। दोनों जल्द ही डेटाबेस पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा कि मून वाटर से जुड़ा पूरा डेटा पूरी तरह खाली था। साफ था कि किसी ने जानबूझकर सारी जानकारी मिटा दी थी। उसी समय इंजीनियर ने भी अपना असली चेहरा दिखा दिया। वह दरअसल RX ऑर्गेनाइजेशन का स्पाई था। उसका मिशन केवल मून वाटर हासिल करना ही नहीं बल्कि पूरी टीम को खत्म करना भी था। जैसे ही वह मून वाटर लेकर निकलने वाला था, तभी डॉ होंग और शियाओसोंग वहां पहुंच गए। उसने झूठ बोलते हुए कहा कि वह सुरक्षा के लिए सैंपल को कंट्रोल रूम में ले जा रहा है, लेकिन शियाओसोंग को उसकी बात पर तुरंत शक हो गया क्योंकि कैप्टन हान ने सैंपल ट्रांसफर करने का कोई आदेश नहीं दिया था और सैंपल से जुड़ा हर फैसला वही लेता था।
अब इंजीनियर समझ गया कि उसका भेद खुलने वाला है। उसने दोनों को मारने का फैसला किया। तभी अचानक दरवाजे के बाहर वही रहस्यमयी छोटी लड़की दिखाई दी। खबर मिलते ही कैप्टन हान भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए। शियाओसोंग ने सभी को रोकते हुए कहा कि कोई भी जल्दबाजी न करे। वह उस लड़की का भरोसा जीतना चाहता था। इसके बाद उसने धीरे धीरे मून वाटर का सैंपल उठाकर मेज पर रख दिया। यह देखकर छोटी लड़की एकदम शांत हो गई। तभी शियाओसोंग की नजर उसके शरीर पर लगे नेम प्लेट पर पड़ी। उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस नेम प्लेट पर उसकी बहन का नाम लिखा हुआ था। लेकिन जैसे ही छोटी लड़की ने मून वाटर का सैंपल उठाया, इंजीनियर ने उस पर गोली चला दी। हैरानी की बात यह थी कि मून वाटर के संपर्क में आने के बाद लड़की को कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा मून वाटर ने उसके शरीर का घाव कुछ ही सेकंड में भर दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह अपनी अविश्वसनीय रफ्तार से वहां से भाग निकली। अब यह साफ हो चुका था कि उसका शरीर मून वाटर के अनुकूल बन चुका है, यानी वही पूरी मानव जाति के बचने की आखिरी उम्मीद हो सकती थी। इसके बाद कैप्टन हान ने एक गुप्त चैनल के जरिए चीफ जिन से संपर्क किया और बोहाई बेस के बारे में सच्चाई पूछनी चाहिए। लेकिन चीफ जिन ने केवल इतना कहा कि उन्हें अपने सभी जवाब शियाओसोंग से मिल जाएंगे। तब शियाओसोंग ने कैप्टन हान को बताया कि उसे पूरा यकीन है कि मून वाटर से जुड़ी सारी जानकारी उसकी अपनी बहन ने ही जानबूझकर डेटाबेस से मिटाई थी। शियाओसोंग का मानना था कि उसकी बहन ने मून वाटर से जुड़ी सारी जानकारी जानबूझकर मिटाई थी, ताकि यह खतरनाक तरल पदार्थ भविष्य में और लोगों की जान न ले सके। क्योंकि वह रहस्यमयी लड़की बार बार मून वाटर की रक्षा कर रही थी, इसलिए कैप्टन हान ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि मून वाटर के सैंपल को चारे की तरह इस्तेमाल करके उस लड़की को जाल में फंसाया जाएगा और उसे जिंदा पकड़ लिया जाएगा। दूसरी तरफ इंजीनियर ने चोरी छिपे RX ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क किया। उसने मून वाटर के साथ साथ उस रहस्यमयी लड़की को भी सौदे का हिस्सा बना दिया। इसके बाद उसने मौका मिलते ही सैंपल चुरा लिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि घायल साथी को पहले ही होश आ चुका था। उसने इंजीनियर की पूरी साजिश सुन ली थी। इंजीनियर के जाते ही वह कैप्टन हान को सब कुछ बताने वाला था, लेकिन तभी इंजीनियर अचानक वापस लौट आया और बिना कुछ सोचे समझे उसे गोली मारकर हमेशा के लिए चुप करा दिया। उधर कैप्टन हान और शियाओसोंग अपनी योजना में सफल हो गए। उन्होंने मून वाटर की मदद से उस लड़की को फंसा लिया। गेट में उसका पैर बुरी तरह फंस गया। शियाओसोंग उससे हो रही तकलीफें देख नहीं पाया और उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर लड़की की गर्दन पर बने लूना 073 के निशान पर पड़ी। उसी मौके का फायदा उठाकर कैप्टन हान ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। दूसरी तरफ डॉ हॉन्ग ने देखा कि मून वाटर का सैंपल गायब है। खोजते खोजते उन्हें लो टेम्परेचर बॉक्स के अंदर अपने साथी की लाश मिली। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना कैप्टन हान को दी। इसी बीच इंजीनियर सैंपल लेकर कंट्रोल रूम पहुंचा और पूरे बेस के सभी रास्ते बंद कर दिए। देखते ही देखते पूरे बोहाई बेस में अफरा तफरी मच गई। उधर लूना भी बेहोशी की दवा का असर खत्म होते ही भाग निकली। वहीं शियाओसोंग गेट के अंदर ही फंस गया। उसने कैप्टन हान की बात नहीं मानी और अकेले ही लूना के पीछे निकल पड़ा। कुछ देर बाद वह उसका पीछा करते हुए एक कमरे तक पहुंचा। शायद यही लूना का रहने का कमरा था। कमरे की खिड़की से दूर पृथ्वी साफ दिखाई दे रही थी। अंदर उसने लूना को एक अलमारी में कांपते हुए छिपा पाया। शियाओसोंग ने एनिमल बिहेवियर की अपनी समझ का इस्तेमाल करके धीरे धीरे उसका भरोसा जीत लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि यह कमरा कभी उसकी बहन का डॉर्मिटोरी हुआ करता था। वहीं पास में एक हार्ड ड्राइव भी रखी थी, जिसमें मून वाटर प्रोजेक्ट का पूरा रिकॉर्ड मौजूद था। उसमें छिपी सच्चाई बेहद चौंकाने वाली थी। शुरुआत में रिसर्च टीम मून वाटर पर बायोलॉजिकल सैंपल्स के साथ प्रयोग कर रही थी, लेकिन बाद में ऊपरी अधिकारियों के दबाव में उन्होंने सीधे ह्यूमन क्लोन पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। लूना दरअसल मून वाटर के लिए तैयार किए गए 77वें क्लोन में से एक थी और वही अकेली थी जो इस एक्सपेरिमेंट में जिंदा बच सकी। सच तो यह था कि लूना शियाओसोंग की बहन के जीन्स से तैयार किया गया क्लोन थी। उधर कैप्टन हान को भी अब यकीन हो चुका था कि इंजीनियर ने ही उनके साथी की हत्या की है। उन्होंने खुद वापस जाकर सच्चाई की जांच करने का फैसला किया और अपने दूसरे साथी को शियाओसोंग और लूना को ढूंढने भेज दिया। कंट्रोल रूम की ओर लौटते समय कैप्टन हान और डॉ हॉन्ग को क्लोन स्टोरेज रूम मिला। अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। उसी समय कंट्रोल रूम पहुंचा मोटा साथी यानी लिटिल फैटी इंजीनियर के हमले का शिकार हो गया। कई गोलियां लगने के बाद उसने आखिरी कोशिश करते हुए मून वाटर का सैंपल निकाल लिया और इंजीनियर को धमकाने लगा, लेकिन इंजीनियर ने उस पर फिर से गोलियां चला दी। गोली लगते ही सैंपल टूट गया और बहता हुआ मून वाटर सीधे लिटिल फैटी के शरीर के संपर्क में आ गया। इंजीनियर ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और उसे अंदर ही फंसा दिया।
कुछ ही पलों बाद लिटिल फैटी के मुंह से तेजी से पानी निकलने लगा। थोड़ी देर बाद इंजीनियर ने मून वाटर वाले स्टोरेज को भी खोल दिया। अब अनियंत्रित गति से बढ़ता मून वाटर पूरे बोहाई बेस को डुबाने वाला था। इसी बीच कैप्टन हान और डॉ हॉन्ग भी कंट्रोल रूम पहुंच गए। वहां उन्होंने लिटिल फैटी की लाश देखी, लेकिन दुख मनाने का समय नहीं था। कैप्टन हान ने तुरंत बेस का मुख्य गेट खोल दिया, डॉ हॉन्ग को लैबोरेटरी में इंतजार करने का आदेश दिया और खुद इंजीनियर का पीछा करने निकल पड़े। दूसरी तरफ इंजीनियर मून वाटर लेकर लूना को खोज रहा था। तभी कैप्टन का दूसरा साथी भी शियाओसोंग और लूना तक पहुंच गया। लूना हमला करने ही वाली थी, लेकिन शियाओसोंग तुरंत उसके सामने आकर ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसी समय कैप्टन हान ने अपने साथी को कम्युनिकेशन के जरिए सूचना दी कि इंजीनियर उनकी तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने सख्त आदेश दिया कि किसी भी हालत में लूना पर गोली नहीं चलानी है और तीनों तुरंत लेबोरेटरी पहुंचकर डॉ हॉन्ग से मिले। जब तक इंजीनियर वहां पहुंचा तब तक शियाओसोंग, लूना और उनका साथी वहां से निकल चुके थे। लेकिन इस बार इंजीनियर सीधे कैप्टन हान के जाल में फंस गया। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई और आखिरकार कैप्टन हान ने इंजीनियर को काबू में कर लिया। कैप्टन ने उससे पूछा कि वह यह सब क्यों कर रहा है। इंजीनियर ने केवल इतना कहा, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि इस बेस में आखिर हुआ क्या था। तभी कम्युनिकेशन डिवाइस पर संदेश आया कि कैप्टन पर हमला हो गया है। अगले ही पल दोनों ने एक साथ अपनी अपनी बंदूक निकाल ली और लड़ते लड़ते फिर से पानी से भरे हिस्से में जा गिरे। उसी समय मून वाटर पाइप की दरारों से बाहर निकलने लगा और कुछ ही पलों में उसने एक विशाल पानी की दीवार बना दी। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर इंजीनियर किसी तरह वहां से भाग निकला। दूसरी ओर मून वाटर वेंटिलेशन पाइप के रास्ते बेस के बाहर निकल गया, जहां चांद के बेहद कम तापमान ने उसे तुरंत बर्फ में बदल दिया। इधर रास्ते में चलते समय शियाओसोंग के चेहरे पर गलती से मून वाटर की कुछ बूंदें गिर गईं। लेबोरेटरी पहुंचने के बाद उसने डॉ हॉन्ग और अपने साथी को बोहाई बेस का पूरा सच बता दिया। असलियत ये थी कि बोहाई बेस को इसलिए बंद किया गया था ताकि मून वाटर प्रोजेक्ट की सच्चाई दुनिया के सामने न आए और सरकार को अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना न करना पड़े। ये सुनकर डॉ हॉन्ग पूरी तरह घबरा गईं। उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे जिंदा पृथ्वी पर लौट भी गए तब भी सरकार उन्हें सच छिपाने के लिए मरवा सकती है। शियाओसोंग ने बताया कि डायरेक्टर चोई ने उसे इस मिशन के लिए इसलिए चुना था क्योंकि उसकी बहन मून वाटर प्रोजेक्ट की चीफ साइंटिस्ट थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि अपनी बहन की प्रतिष्ठा बचाने के लिए शियाओसोंग कभी भी दुनिया के सामने पूरी सच्चाई नहीं लाएगा। तभी कैप्टन हान भी लैबोरेटरी में वापस लौट आए। उन्होंने सभी को तुरंत बोहाई बेस छोड़ने का आदेश दिया क्योंकि कुछ ही देर में मून वाटर पूरे बेस में फैलने वाला था। लेकिन तभी शियाओसोंग के शरीर में भी बदलाव शुरू हो गए। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। अपने साथियों की सुरक्षा के लिए उसने तुरंत खुद को सबसे अलग कर लिया। कुछ ही देर बाद उसे जोर जोर से उल्टियां होने लगीं और धीरे धीरे वह बेहोश हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद एक चौंकाने वाली घटना हुई। शियाओसोंग दोबारा जिंदा हो गया। दरअसल पहले लूना ने उसके हाथ पर काट लिया था और उसी के म्यूटेशन जीन ने उसके शरीर को मून वाटर के प्रभाव से बचा लिया। इसके बाद सभी ने चीफ जिन से संपर्क किया। चीफ जिन ने बताया कि रेस्क्यू स्पेसशिप चांद की कक्षा में प्रवेश कर चुका है। लेकिन उसी समय एक और अज्ञात स्पेसशिप भी चांद की ओर बढ़ रहा था, जो शायद RX ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंजीनियर को लेने आया था। आखिर में शियाओसोंग ने चीफ जिन से एक सवाल पूछा कि अगर वे लूना को पृथ्वी पर ले जाएंगे तो उसके साथ क्या होगा। चीफ जिन का जवाब सुनकर सभी सन्न रह गए। उन्होंने कहा कि लूना को एक लेबोरेटरी में हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा और उसके ऊपर वही अमानवीय एक्सपेरिमेंट्स दोबारा किए जाएंगे जो कभी बोहाई बेस में किए गए थे। शियाओसोंग को अब पूरी तरह समझ आ चुका था कि अगर मून वाटर को पृथ्वी पर ले जाया गया तो यह पूरी मानव जाति के लिए एक नया खतरा बन सकता है। दूसरी तरफ लूना की जिंदगी भी हमेशा के लिए एक रिसर्च टूल बनकर रह जाती। इसलिए शियाओसोंग ने फैसला किया कि वह पृथ्वी वापस नहीं जाएगा। उसकी योजना थी कि वह लूना को सीधे एक पूरी तरह निष्पक्ष इंटरनेशनल स्पेस लैबोरेटरी ले जाएगा, जहां न तो मून वाटर और न ही लूना किसी एक देश के अधिकार में होंगे। लेकिन कैप्टन हान की सोच बिल्कुल अलग थी। वह हर हाल में मून वाटर को कोरिया वापस ले जाना चाहते थे क्योंकि केवल वही उनकी बीमार बेटी की जान बचाने की आखिरी उम्मीद थी। एक मिशन लीडर होने से पहले वह एक पिता भी थे और एक पिता के रूप में उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तभी लूना को अचानक एहसास हो गया कि मून वाटर उनकी तरफ बढ़ता आ रहा है। यह सुनते ही सभी उसके पीछे पीछे भागने लगे ताकि समय रहते वहां से निकल सकें। लेकिन रास्ते में उनका सामना एक बार फिर इंजीनियर से हो गया। मून वाटर से संक्रमित होने के बाद इंजीनियर पूरी तरह अपना मानसिक
मानसिक संतुलन खो चुका था। इसी हालत में उसने 5 साल पुरानी पूरी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि मून वाटर सबसे पहले बोहाई बेस से ही लीक हुआ था। वह उन मर्सनरीज में से एक था जिन्हें बेस में भेजा गया था, लेकिन उन्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि सभी गवाहों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए भेजा गया था। यानी सरकार ने शुरू से ही किसी को बचाने की योजना बनाई ही नहीं थी। तभी मून वाटर तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। शियाओसोंग ने तुरंत अपनी गन निकालकर इंजीनियर पर गोली चला दी। इंजीनियर वहीं ढेर हो गया, लेकिन इस मुठभेड़ के दौरान शियाओसोंग भी गोली लगने से घायल हो गया। अब हालात और भी गंभीर हो चुके थे। बेस के सिस्टम में खराबी आने की वजह से मेन गेट केवल मैनुअल तरीके से ही बंद किया जा सकता था। यानी अगर एक व्यक्ति अंदर रुककर गेट बंद नहीं करता तो बाहर निकलने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच पाता। आखिरकार कैप्टन हान ने खुद को बलिदान करने का फैसला किया। शियाओसोंग ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की और कहा कि उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन कैप्टन हान ने शांत आवाज में उसे इंजीनियर के साथ वहीं रहने का आदेश दिया और खुद आखिरी बार गेट की तरफ बढ़ गए। एक तरफ वह अपनी बेटी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने वाला एक आदर्श पिता थे और दूसरी तरफ अपनी पूरी टीम की जान बचाने वाला एक सच्चा कैप्टन। आखिर में शियाओसोंग, डो, होंग और लूना किसी तरह बोहाई बेस से बाहर निकलने में सफल हो गए। लेकिन बाहर आते ही लूना ने अपना एस्ट्रोनॉट सूट उतार दिया और नंगे पैरों से चांद की सतह पर चलने लगी। यह देखकर सभी समझ गए कि लूना ने सिर्फ मून वाटर को ही नहीं, बल्कि चांद के पूरे वातावरण को भी अपना लिया है। इसी रहस्यमयी और भावुक अंत के साथ द साइलेंट सी के सीजन 1 की कहानी समाप्त होती है।